Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Gyan Hub. Myself is Priya and I am here with my class 10th video. The subject is Footprint Without Feet and this is a story about a girl, Bholi. So this story name is Bholi and in this whole video, this whole story we are going to discuss about a character which is very strong character according to me, and somehow and somewhere I love this story. So this story basically revolves around a girl who is suffering from stammering, means जो हकलाती थी बोलने में, and because of some reasons how she suffered through all her life, and after that how she confront her emotions and how she stand for herself, we are going to study and learn in this whole story. So without wasting our time, let's get started. From her very childhood, Bholi was neglected at home. यहाँ पे बताया जा रहा है भोली के बारे में कि वो बचपन से ही अपने परिवार के द्वारा नेग्लेक्ट की गई थी. Why did her teacher take special interest in her? जो उसकी क्लास टीचर थी उसने उतने स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लिया इसके में? Did भोली measure up to her teachers expectations? क्या जो भोली की जो टीचर ने जो एक्सपेक्टेशंस उससे रखी थी, क्या भोली ने उसे कम्पीट किया? चलिए हम जानते हैं. Her name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her Bholi, the simpleton. यहाँ पे भोली का जो एक्चुअल नेम था वो क्या था? सुलेखा था, और कहीं ना कहीं सब उसको बचपन से ही भोली कहते थे उसके बॉडी के स्ट्रक्चर की वजह से. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. वो अपने माँ बाप, जो उसके पिता का नाम था नंबरदार रामलाल, वो अपने पिता की चौथी बेटी थी. व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो तकरीबन 10 महीने की, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन. तो जब वो एक बार जब वो 10 महीने की थी और वो चरपाई पे लेटी, तो जब वो चरपाई से गिरी अपने सर के बल, तो उसके कुछ दिमाग का कुछ हिस्सा जो था वो डैमेज हो गया, खराब हो गया. दैट वॉज वाई शी रिमेन अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिम्पलेटॉन. इसी की वजह रहा कि वो अपने बचपन में से ही पीछे होती चली गई, बैकवर्ड चाइल्ड होती गई, और इसी की वजह से लोगों ने इसका नाम भोली रख दिया. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. जब वो पैदा हुई थी तो वो बहुत गोरी थी, प्यारी थी. व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. और जब वो तकरीबन 2 साल की हुई तो उसे क्या हुआ? पहली चीज़ क्या हुआ उसके संग? जब वो 10 month की थी तो उसके सर पे चोट आ गई, और जब वो 2 साल की हुई तो उसे कहा जाता है ना स्मॉल पॉक्स का अटैक आ गया. मतलब जो आपको चेचक होता है, चेचक उसे हो गया. ओनली द आइज वर सेव्ड. सिर्फ उसकी आंखें ही बची थी, बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स. उसकी पूरी बॉडी में सिर्फ उसकी आंखें बची, बाकी जो उसकी पूरे का पूरा जो उसका बॉडी था ना वो पूरे तरीके से परमानेंटली क्या हो गया? जो चेचक के जो दाग थे वो मार्क्स उसके ऊपर बढ़ गए. लिटिल सुलेखा कुडंट स्पीक टिल शी वॉज 5. इसके बाद उसके संग क्या हुआ कि जो छोटी सुलेखा थी, जो भोली थी, वो तकरीबन 5 साल तक कुछ नहीं बोल पाई. एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड. और जब उसने बोलना सीखा तो वो लड़खड़ाती थी, बोल नहीं पाती थी ठीक से. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. तो जो गाँव के दूसरे बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी मिमिक्री करते थे, जैसे वो बिहेव करती थी. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल. और इसका क्या हुआ कि लास्ट में वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई और इतना ज़्यादा लोगों के मजाक से इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि उसने क्या हुआ, फिर उसने लोगों से कम बातें करनी स्टार्ट कर दी. वो बात ही नहीं करती थी जहाँ तक. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. नामदार रामलाल जो थे उनके पास 7 बच्चे थे, जिसमें उनके 3 बेटे थे और 4 बेटियाँ थीं. और 4 बेटियों में जो भोली थी वो सबसे छोटी थी. एंड द यंगेस्ट वन ऑफ देम वॉज भोली. It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. अगर हम रामलाल की बात करते हैं तो वो एक कहते हैं ना समृद्ध संपन्न जो होते हैं किसान था वो, जिसके यहाँ खाने पीने की कमी नहीं थी. मतलब जितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट थी उतना था उसके पास. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. भोली के अलावा बाकी जो उनके 6 बच्चे थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, हेल्दी थे. द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस. जो बेटे थे उन्हें स्कूल भेजा गया, उसके बाद वो कॉलेज में उनका दाखिला करा दिया गया पढ़ने के लिए. और बात करते हैं बेटियों की, तो राधा जो थी वो सबसे बड़ी थी, जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी. जो दूसरी बेटी मंगला थी वो ऑलरेडी सेटल थी, उसकी बातें मतलब हो चुकी थी कि कभी भी उसकी शादी हो सकती थी. रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा. और रामलाल अब क्या थे? अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोच रहे थे. दे वर गुड लुकिंग. उनकी जो बेटियाँ थी वो काफ़ी देखने में अच्छी थी, हेल्दी थी, स्वस्थ थी. एंड वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडवुड फॉर देम. और उनके लिए दूल्हा ढूंढना कोई मुश्किल का काम नहीं था रामलाल के लिए.
बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, बट रामलाल की जो सबसे बड़ी चिंता का कारण था वो कौन थी? भोली थी। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना ही वो देखने में अच्छी थी और ना ही वो समझदार थी। ओके। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। भोली की उम्र तकरीबन 7 साल थी जब मंगला की शादी हो गई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वर ओपन इन देयर विलेज, और उसी साल जिस साल मंगला की शादी हुई थी उसी साल उनके स्कूल में एक प्राथमिक स्कूल खुला लड़कियों के लिए। ठीक है। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और उसके उद्घाटन के लिए तहसीलदार साहब आए थे। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। अगर आपको रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से अगर देखा जाए तो आप सरकार के लिए इस गांव को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, तो इसके लिए आपको सबसे पहले खुद एक उदाहरण सेट करना पड़ेगा ताकि विलेजर्स उससे इंस्पायर होकर वही कदम उठाए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। That night when Ramlan considered his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" क्या तुम पागल हो गए हो? अगर लड़कियों को स्कूल भेजा जाएगा तो उनसे शादी कौन करेगा? But Ramlal had not the courage to disobey the तहसीलदार, पर रामलाल के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की बातों को डिसोबे करे। At last his wife said, "I will tell you what to do. Send Bholi to school. As it is, there is a little chance of getting married, and her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her." उसकी माँ क्या कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक सुझाव बताती हूँ, एक बात बताती हूँ, भोली को स्कूल भेज देते हैं, क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि मतलब उसके लुक के हिसाब से उसकी माँ ने उसे जज किया, तो उन्होंने कहा कि बहुत कम चांसेस है कि इसकी शादी होगी, और वैसे भी इसका चेहरा इतना ख़राब है और इसके अंदर समझ भी नहीं है, स्कूल जाएगी तो टीचर्स की प्रॉब्लम रहेगी, टीचर्स समझेंगे उसे। ओके। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, "कम विथ मी, आई विल टेक यू टू स्कूल." रामलाल क्या करता है, अपनी बेटी को अपने हाथों से पकड़ता है, उसके हाथ से पकड़ता है, उसे खींचते हुए कहता है, चलो आज मैं तुम्हें स्कूल लेके चलता हूँ। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली जो हो गई, क्या हो गई, वो सहम गई, डर गई। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि एक स्कूल कैसा दिखता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, क्योंकि सिर्फ उसे इतना याद था कि अभी कुछ दिन पहले ही उसकी जो गाय थी लक्ष्मी, गाय का नाम क्या था, लक्ष्मी, जिसे घर से बाहर निकाल दिया गया और बेच दिया गया। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो चिल्लाने लगी, नहीं 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 नहीं, वो घबराहट में क्या हो रही, चिल्लाने लगी, नहीं नहीं नहीं। एंड पुल हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और उसने अपने पापा के हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लिया। वॉज द मैटर विथ यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल, तो रामलाल चिल्लाता, अरे पागल, तुम्हारे संग क्या हो गया, क्या ऐसी बात हो गई? आई एम ओनली टेकिंग टू स्कूल, क्या मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ। Then he told his wife, "Let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her?" तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज इसे कुछ थोड़े से डिफरेंट कपड़े पहना दो, डिसेंट कपड़े पहना दो, वरना अगर स्कूल में टीचर्स और बच्चे देखेंगे तो मेरे बारे में या हमारे बारे में क्या सोचेंगे। New clothes had never been made for Bholi. The old dresses of her sisters were passed on to her. कभी भी भोली के लिए नए कपड़े नहीं बनाए गए, जो उसकी बहनों के पुराने कपड़े होते थे वो हमेशा उसे दे दिए जाते थे। No one cared to mend or wash her clothes. कभी किसी ने इतना ध्यान ही नहीं दिया कि उसके कपड़े अगर फट गया तो उन्हें सिल दिया जाए या उसके कपड़े धुल दिया जाए। But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। पर शायद आज उसे लकी माना जा रहा था क्योंकि उसे पहली बार साफ सुथरी ड्रेस मिली थी, ठीक है ना, जो किसके द्वारा थी, किसकी थी, चंपा की थी, जो अब चंपा को फिट नहीं हो रही थी, वो भोली को दे दी गई थी। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. ओके, मेटेड हेयर का मतलब क्या होता है कि आपने वो देखा होगा जो साधु वगैरह होते हैं उनके बाल जो आपस में चिपक जाते हैं ना, जो जाल की तरह बन जाते हैं, उसे कहा जाता है मेटेड हेयर। तो उस दिन उसे नहलाया भी गया और उसके बालों में जो उसके बाल जो सूखे और मेटेड हो गए थे, जो उलझ गए थे, उन बालों में उसके ऑयल भी लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वाज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, तब जाकर उसे भरोसा हुआ कि वो किसी अच्छी जगह लेके जाई जा रही है जो उसके घर से भी अच्छी होगी। When they reached the school, the children were already in their classrooms. और जब वो स्कूल में पहुँचे तो बच्चे ऑलरेडी अपने क्लासरूम में जा चुके थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. There were several rooms, and in each room, girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classroom. रामलाल उसे अपनी बेटी को लेके जाता है स्कूल,
और वहाँ की जो प्रिंसिपल रहती है उनको दे देता है। उसे अकेला छोड़ के जब वो जाता है तो वो अपनी आंखों से पूरे स्कूल को देखती रहती है, डर के कारण सहमी हुई। और वो देखती है कि स्कूल में कुछ कमरे बने हुए हैं और हर कमरे में कुछ कुछ लड़कियाँ चटाई के ऊपर बैठी हुई हैं, कुछ किताबें पढ़ रही हैं और कुछ जो स्लेट, जो छोटा वाला ब्लैक बोर्ड होता है जो बच्चे बचपन में कैरी करते थे, उस पर कुछ लिख रही हैं। तो हेड मिस्ट्रेस जो रहती है वो भोली को एक क्लासरूम में लेके जाती है और उसे एक कोने में बैठा देती हैं। Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present here. She hoped that one of these girls might become a friend. भोली से पहले तो कभी स्कूल गई नहीं थी, तो उसे पता ही नहीं था कि विद्यालय या स्कूल दिखता कैसा है। पर वो काफ़ी खुश थी क्योंकि जब वो क्लासरूम में बैठी तो उसने जब चारों तरफ देखा तो उसे अपनी उम्र की, हम उम्र की लड़कियां दिखी, तो उसे कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि इनमें से कोई तो एक मेरी फ्रेंड बनी जाएगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black, like the goat of their neighbor. The parrot was green, like the parrot she had been in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. तो जब भोली क्लास में बैठी हुई थी तो जो टीचर थी उनकी क्लास में वो उनसे कुछ बातें बता रही थी, पर भोली को उसमें से कोई भी बातें समझ में नहीं आ रही थी। तो भोली क्या करने लगी, जो वॉल्स पे, जो दीवारों पे जो पिक्चर्स लगी हुई थी, उन पिक्चर्स को ध्यान से देखने लगी और वो उनके कलर को देख के काफ़ी खुश हुई। तो उसने एक घोड़े की पिक्चर को देखा जो ब्राउन कलर का था, तो उसने उससे किससे कंपेयर किया, तहसीलदार के घोड़े से, जिसपे तहसीलदार साहब बैठकर आए थे गाँव। फिर उसने एक काले रंग की बकरी को देखा, उसने उस बकरी को किससे कंपेयर किया, अपने पड़ोसी से किया। फिर उसने एक तोता देखा और उसने उस तोते को किससे कंपेयर किया, जो आम के बगीचे में मैंगो ऑर्किड में था। ठीक वैसे ही तोता उसने उस पिक्चर में भी देखा। और जो उसने गैया की फ़ोटो देखी, जो गाय की फ़ोटो देखी, उसने उसको अपनी खुद की गाय जो लक्ष्मी, जिसको बेच दिया गया था, उससे कंपेयर किया। और सडनली उसका जब ध्यान जाता है तो वो देखती कि जो टीचर है वो उसके बगल में खड़े हुए उसके पास मुस्कुरा रही है। वॉट इज़ द नेम लिटिल वन, बेटा आपका नाम क्या है। भो भो भो, शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन डैट। वो भो भो के आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। देन शी बिगन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु नो शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। इतना ही बोल के वो रोने लगती है और आंसू उसके पूरे गाल से बहने लगते हैं निकल के। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत हेल्प मांग रहा है। उसने अपने सर को नीचे कर रखा था कोने में बैठ के, और वो ऊपर देखने की कोशिश भी नहीं कर रही थी क्योंकि उसे फील हो रहा था, उसे लग रहा था कि लड़कियां उसे देख रही हैं और अभी भी उसके ऊपर हंस रही थी। जो When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not to leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. Sobbing का मतलब होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा रो लेते हैं तो हम हिचकियाँ लेके रोते हैं ना, सिसक सिसक के रोना उसे कहा जाता है। तो जब स्कूल में घंटी बजी तो सारी लड़कियां तो क्लासरूम के बाहर चली गई, पर भोली ने हिम्मत ही नहीं की कि वो क्लास के कॉर्नर से हटे। वो वहीं पर अपने सर को नीचे करके बैठी रह गई और वो एक होता ना, सिसक रही थी, सिसकियाँ ले रही थी, वो इतना ज़्यादा रो चुकी थी भोली। द टीचर वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, इन हर ऑल लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट। तो इसकी जो टीचर रहती है बहुत प्यार से बोलती है भोली, और शायद ये पहली बार उसकी ज़िंदगी में ऐसा मौका था कि किसी ने इसके नाम को इतने प्यार से बुलाया था, इतने सॉफ्टली बुलाया था, और कहीं ना कहीं ये बात इसको दिल को छू गई। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप। तो जब वो बोलती है गेट अप, तो एक होता है जब हम किसी को कमांड देते खड़े हो जाओ, बट यहाँ पे टीचर ने बहुत प्यार से बोला गेट अप, ही खड़े हो जाओ। तो भोली को ऐसा लगा कि कोई इसके ऊपर ऑर्डर नहीं दे रहा है, बल्कि कोई प्यार से एक दोस्त की तरफ से कह रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि तुम्हें खड़ा हो जाना चाहिए। तो भोली खड़ी हो जाती है। नॉट टेल मी योर नेम, वो बोलती बहुत प्यार से कि चलो मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ऑफ हर होल बॉडी, और तभी भोली को ऐसा फील होता है कि उसके पूरे शरीर से पसीना छूटने लगा है। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि कहीं जो मैं लड़खड़ा के बोलती हूँ, हकला के बोलती हूँ, कहीं वो मेरी बातों को कहीं डिस्ग्रेस ना कर दे। फॉर द शेक ऑफ दिस काइंड वीमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। तो पर उसने एक बार फिर से कोशिश की कि मैं कोशिश करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो दयालु औरत है इनके लिए सिर्फ वो करना चाहती थी। टीचर जिसने पहली बार किसी ने भोली से प्यार से बात किया था। शी वुड नॉट लाफ एट हर, क्योंकि उसे फील हुआ कि ये मेरे ऊपर हंसेंगे नहीं। और फिर उसने कोशिश की, भो शी बिगिन टू स्टैमर, वो हकला रही थी। वेल डन, द टीचर इंकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। तो कहती बहुत सही, बहुत शाबाश, बहुत अच्छा कर रही हो, चलो मुझे पूरा नाम बताओ। और फिर बोलती भोली,
At last she was able to say it and felt relieved as it was a great achievement. और उसके बाद भोली जब वो अपना नाम ले लेती है तो उसे बहुत अच्छा फील होता है, उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. Well done. The teacher patted her affectionately and said, उसकी टीचर जो रहती है बहुत प्यार से उसे थपथपाती है और कहती हैं, Put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. तो वो उसकी टीचर को समझाती है कि अपने दिल में जितने भी डर है उसे निकाल दो तुम और तुम आराम से बोलोगे जैसे सब बात करते हैं. भोली looked up as if to ask really. भोली ने ऊपर देखा हुआ जैसा ऐसा लग रहा था कि वो पूछना चाहती कि सच में ऐसा हो सकता है. Yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? तो उसकी टीचर कहती है हाँ ये बहुत आसान है, अगर तुम स्कूल डेली आओगे तो क्या तुम स्कूल आओगे? भोली नोडेड. तो नोडेड का मतलब होता है गर्दन हिला के हामी भरना. तो हाँ, गर्दन हिला के वो हामी भरती कि हाँ मैं आऊँगी. नो से इट अलाउड. तो उसकी टीचर कहती नहीं, गर्दन नहीं हिलाना है, आपको बोलना है. ये येस एंड भोली हर्सेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट. और वो कहती है ये कहते हाँ कहते वो हाँ बोलती है. और इस बात से भोली को बहुत मतलब आश्चर्य वो खुद हो जाती है कि वो अपने आप से भी बात कर सकती है. डिडंट आई टेल यू नॉट टेक दिस बुक. तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, चलो अभी तुम ये किताब ले जाओ. इस किताब में बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स हैं, तुम इनमें देखना. इसमें कलर भी फिलअप है, कई तरह के जानवर बने हुए हैं जैसे घोड़ा है, आपका कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, शेर, कई तरह के जानवर हैं. एंड विथ एवरी पिक्चर इज अ वर्ड इन अ बिग ब्लैक लेटर्स. और वो जितनी भी पिक्चर्स बनी हुई थी उनके नाम को लेटर के द्वारा दर्शाया गया था. In 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book, then a still bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village. Then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. तो उसकी मैम जो रहती है वो उसे एक बुक देती हैं, किताब देती हैं और उसे कहती है कि तुम 1 महीने में से आराम से पढ़ना सीख जाओगी और जब तुम सीख जाओगी तो मैं तुम्हें इससे भी एक बड़ी बुक दूंगी और फिर इसके बाद इससे भी बड़ी बुक दूंगी. और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम विलेज में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी, फिर कोई तुम्हारे पर हंसने की ज़रूरत नहीं करेगा, कोई कोशिश नहीं करेगा, लोग तुम्हारी बातों को पूरे आदर और सम्मान के संग सुनेंगे और तुम बिना हकलाए बोल सकते हो. तुम्हें समझ में आ रहा है ना? चलो बेटा अब तुम घर जाओ और कल फिर सुबह तुम मॉर्निंग में जल्दी आना. Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house had blossomed into a big red flower. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. तो भोली जो थी इन सब बातों से इतनी ज़्यादा खुश होती है कि सडनली उसे फील होता है कि मंदिर कि गांव में जितने भी मंदिर हैं सबकी घंटियां बजने लगी हैं. जो स्कूल के सामने का जो पेड़ है उसमें लाल बड़े बड़े फूल लग गए हैं और उसका जो दिल था वो इतने तेज़ी से धड़क रहा था, थ्रॉब हो रहा था, खुशी के मारे फूल रहा था, प्रज्वलित हो रहा था. क्यों? क्योंकि उसके दिल में एक नई उमंग आई थी, एक नई इच्छा आई थी, एक नई होप आई थी, एक नई जिंदगी की. तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही. हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके आगे का पार्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. Thus the year passed, the village became a small town, the little primary school became a high school, there were now cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at the railway station. तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो गांव था वो अब कैसे तब्दील हो गया एक शहर में. तो अब जो गांव था जैसे जैसे समय बीता गया वो अब एक छोटा सा शहर हो गया था. प्राइमरी स्कूल जो था वो हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गया, एक नया सिनेमा हॉल भी बन गया था एक टीन शेड के नीचे, और वहाँ पे अब कपास की मिल भी चालू हो गई थी जहाँ कपास बनने लगी थी. जो मेल ट्रेन जो कभी रुकती नहीं थी गांव में वो अब शहर होने की वजह से वहाँ पे भी एक स्टॉपेज हो गया रेलवे स्टेशन पे. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर प्रपोजल. तो यहाँ पे शायद वो किसी की प्रपोजल की बात कर रहे थे. तो रामलाल उसे अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या जो बिशंबर की तरफ से जो प्रपोजल आया है मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ. ये सर्टनली हिज वाइफ सेड. कहती हाँ क्यों नहीं. भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. कि भोली जो है वो बहुत खुश होगी और बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए ऐसा लड़का. मतलब यहाँ पे भोली की शादी की बात चल रही थी. A big shop, a house of his own, and I heard he has several thousands in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. तो उसकी माँ क्या कहती है, अरे बहुत लकी होगी, बहुत हमारी जो भोले उसकी बहुत किस्मत वाली है कि उसे ऐसा लड़का मिल रहा है जिसके पास खुद की अपनी बहुत बड़ी दुकान है और उसके पास अपना खुद का घर है और मैंने सुना है कि कुछ हज़ार रुपये उसके बैंक में भी हैं. और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो हमसे दहेज नहीं मांग रहा है. That's right, but he is not so young, you know, almost the same age as I am, and he is also limbs.
मोरओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। तो यहाँ पे इसका जो हस्बैंड है रामलाल वो कहता है कि पर तुम्हें तो पता है ना कि उसकी उम्र लमसम मेरे बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली वो मेरे ही एज का है, और जिसकी पहली बीवी के जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े हो गए हैं। So what does it matter? His wife replied, 45 or 50, it is no great age for a man. We are lucky that he is from another village and doesn't know about her pock marks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. तो उसकी माँ जो रहती है वो कहती है तो अरे कौन सी बड़ी बात हो गई, 50 या 45 साल का व्यक्ति कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो आदमी कहलाता है, कोई ज़्यादा एज नहीं होती है। और कहीं ना कहीं हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें ये जो रिश्ता आया है भोली के लिए वो दूसरे गांव से आया है, और जिन्हें ये भी नहीं पता है कि भोली की बॉडी पे क्या है, चेचक के दाग हैं और उसकी समझ भी थोड़ी कम है। और अगर हम इस शादी के लिए मना कर देते हैं तो शायद जो भोली वो अपने पूरी उम्र बिना शादी के ही रह जाएगी। येस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। उसका पिता जो रहता है वो कहता है कि हाँ मैं समझ तो रहा हूँ, पर ये सब जान के भोली क्या सोचेगी। What will that witness one say? She is like a dumb cow. तो उसकी माँ कहती है अरे वो गवार क्या जानेगी, वो तो सिर्फ एक डम काऊ है। Maybe you are right, मटर रामलाल। तो रामलाल भुनभुनाते हुए कहता है हाँ शायद तुम सही कह रही हो। In the other corner of the courtyard, भोली lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. और वहीं पे क्या होता है, कोर्टयार्ड का जो एरिया होता है वहाँ पे भोली जो रहती है वो खटिया पे लेटी हुई अपने माता पिता की सारी बातों को सुनती रहती है। विशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर। अब यहाँ पे विशंबरनाथ का पूरा कैरेक्टर बताया जा रहा है कि विशंबरनाथ बिजनेस क्या करता था, वो एक सब्जी वाला था, ग्रॉसर था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विथ हिम फॉर द वेडिंग। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स। तो यहाँ पे क्या है कि विशंबर जब शादी के लिए आता है तो वो बहुत बड़ी से लोगों, बहुत ज़्यादा लोग को लेकर आता है, अपने रिलेटिव्स को लेकर आता है शादी के लिए। और जो डीजे वगैरह शादियों में बजते हैं, बैंड बाजे बजता है, वो भी बजता रहता है। और कोई इंडियन मूवी का बहुत पॉपुलर सॉन्ग होता है वो बजता रहता है उस शादी के दौरान। और जो घोड़े पे जो सवार रहता है, जो दूल्हा रहता है, उसका जो घोड़ा रहता है वो काफ़ी सजा धजा रहता है। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच अ पॉम्प एंड स्प्लेंडर। और जब रामलाल इतनी खुशी और इतना शान शौकत देखता है तो वो बहुत खुश होता है। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज 4 डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। और जो उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी जो बेटी जो स्टैमर्ड है, कहीं ना कहीं स्टैमरिंग करती है और जिसे पोक मार्क्स है, उसकी शादी इतनी शान शौकत तरीके से होगी, इतनी बड़ी वेडिंग उसकी होगी। भोली एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लव। और जो भोली की जो बड़ी बहनें होती हैं, जब वो भोली के लिए इतना तामझाम देखती हैं, उसके दूल्हे को देखती हैं, तो वो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जलने लगती हैं। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." और जब शादी की बेला आ जाती, शादी की घड़ी आ जाती है, तो पंडित जो रहते हैं वो कहते हैं कि दुल्हन को लेकर आया जाए। भोली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire। और जो पवित्र अग्नि जो जलती रहती है, जहाँ पे उन्हें फेरे लेने रहते हैं, भोली वहाँ पे आती है रेड कलर की सिल्क ब्राइडल ड्रेस पहन के और अपनी जगह पर बैठ जाती है। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड फ्रॉम विशंबरनाथ। तो विशंबरनाथ का जो एक दोस्त रहता है वो कहता है अरे हार डालो। द bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. तो दुल्हन ने जो ओढ़न जो ओढ़ी रहती, जिससे उसने अपने फेस को ढाका हुआ था, तो क्या होता है कि जब वो दूल्हा उसके ऊपर माला डालने जाता है तो जो एक दुल्हन के बगल में जो एक औरत बैठी रहती है, उसकी बाय मिस्टेक उसके हाथ से क्या होता है कि भोली का जो सर का दुपट्टा होता है वो गिर जाता है और उसका फेस खुल जाता है। विशंबर took a quick glance. The garland remained poised in the hands. The bride slowly pulled down the veil of her over her face. तो विशंबरनाथ जो रहता है, इतनी देर में क्या होता है, उसने दुल्हन का चेहरा देख लेता है और जो उसके हाथ में जो माला रहती है वो वहीं की वहीं रह जाती है। और फिर धीरे से भोली जो रहती है वो अपने चेहरे को दोबारा से ढाक लेती है अपने वेल से। हैव यू सीन हर? वेल जो होता है नॉर्मली क्या होता है, वो जो दुल्हन अपने सर को ढाकती है ना, इसके लिए कहा जाता है, वेल कहा जाता है उसे। ओके, हैव यू सीन हर? विशंबरनाथ अपने एक दोस्त से पूछता है जो उसके बगल में बैठे रहता है कि क्या तुमने उसे देखा? शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके चेहरे पे चेचक के दाग हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग ईदर। तो उसका दोस्त कहता है तो कौन सी बड़ी बात हो गई, तुम भी कौन से जवान हो। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। कहता हाँ वो तो ठीक है, पर अगर अब उसको मुझसे शादी करनी है तो उसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंबर्स फीट। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, टेक 2000 रुपीज़।
तो जब रामलाल को ये बात पता चलती है तो वो विशंबरनाथ के पास जाता है, अपनी पगड़ी को उतार के उसके पैरों के पास रख देता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे ज़्यादा परेशान मत करिए, आप मुझसे 2000 रुपये ले लीजिए। नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। कहता है नहीं, मुझे 5000 रुपये ही चाहिए, अगर 5000 रुपये नहीं देना है तो मैं वापस जा रहा हूँ, अपनी बेटी को अपने पास रखिए। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो कहता है प्लीज़ हमारी इज्जत के बारे में कुछ तो सोचिए। रामलाल कहता है अगर आप वापस चले जाएंगे तो मैं कभी भी अपना चेहरा गाँव में किसी को नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5000। तो कहता है फिर आप मुझे 5000 रुपये दीजिए। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. तो उसके बाद क्या होता है, रामलाल रोते रोते अपने कमरे के अंदर जाता है, अपने सेफ को खोलता है, अपने कवर्ड को खोलता है और वहाँ से वो पैसे निकाल के काउंट करता है सारी नोट्स को और फिर नोटों की गड्डी को ला के वो विशंबरनाथ के पैरों पर रख देता है। On Bishamba greedy face appeared a triumphant smile. और जब विशंबरनाथ उस पैसों को देखता तो एक होती है ना कि जब आप लालच में जो आपके चेहरे पे जो हंसी आती है तो उसको लगता है कि मैंने पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर ली है। ही हैड गैम्बल्ड एंड वोन, उसे लगता है कि उसने एक जुआ खेला और वो जुआ वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस, फिर वो कहता है ठीक है लाओ मुझे माला दो। वंस अगेन द वाइल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, शी वॉज लुकिंग अप, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. इस बार फिर से एक बार दुल्हन का दुपट्टा हटता है और जब वो अपने घूंघट को हटाती है तो इस बार उसकी आंखें नीचे नहीं थी, इस बार खुद दुल्हन ने अपने घूंघट को हटाया था। वो ऊपर की तरफ देखती है, अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना नफरत थी। Bishamba raised the garland to place it around the bride's neck, but before he could do so, holy hand struck out like a streak of lightning, and the garland was plunged into the fire. She got up and threw away the veil. फिर क्या होता है, जैसे विशंबरनाथ माला को डालने जाता है ब्राइड के गले में, जब तक वो सडनली उठती है और एक स्पार्क के संग वो क्या कहते हैं अपने हाथ को फेंकती है, तो जो माला रहती है वो जो आग वहाँ पे जलती रहती है फेरे के लिए उसमें जाके गिर जाता है। दुल्हन उठती है और वो जो वायल जो उसने जो दुपट्टा अपने सर पर डाल रखा था वो उस दुपट्टे को हटा देती है। पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन स्लाइटेस्ट स्टैमर। और वो बिना हिचकिचाए बोलती है, बिना हकलाए बोलती है पिताजी, और उसके जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, भाई बहन माँ बाप, सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे इसने तो बिना हकलाए अपना नाम बोल दिया। पिताजी को बुला लेती है अपने, पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। वो अपने पापा से कहती है कि पापा पिताजी आप इससे पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, द गेस्ट बिगिन टू विस्पर सो सेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है इस बिहेवियर से, और जो वहाँ पे जो जितने भी मेहमान आए हुए रहते हैं वो धीमे धीमे आपस में भुनभुनाते हुए बातें करने लगते हैं। कितनी बेशर्म है, एक तो चेहरे से देखने में भी अच्छी नहीं और फिर भी इतनी बेशर्माई कर रही है। भोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम पागल हो गई हो भोली, यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। तो उसके पिताजी कहते हैं कि क्या तुम परिवार की परवरिश भूल गई हो, क्या तुम हमारी बेइज्जती कराना चाहती हो, कम से कम कुछ तो हमारी इज्जत के बारे में सोचो। फॉर द शेक ऑफ योर इज्जत said Bholi, I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I wouldn't. कहती आपकी इज्जत के लिए ही मैं इस आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, अदरवाइज मैं कभी भी ऐसे इंसान से शादी नहीं करती जो लालची था, मीन था या फिर जो बुज़दिल था, जो उसको मैं अपना हस्बैंड बनाती। मैं शादी नहीं करूँगी। वो 3 बार इस चीज़ के लिए मना भी कर देती है। वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज हार्मलेस डम काउ। तो यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सब उससे कहते हैं कि कितनी बेशरम लड़की, इसे ज़रा सी भी शर्म नहीं आ रही है, हम तो इसे एक ऐसी गाय समझते थे जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। एक बूढ़ी औरत वहाँ पे बोलती है। भोली टर्न वॉलेंट ऑन द ओल्ड वोमेन, भोली मुड़ती है बहुत गुस्से में उस औरत की तरफ। यस आंटी यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ, दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, बट नॉट द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, डू यू वॉन्ट टू हियर मोर। तो कहती है हाँ आप सही कह रही थी आंटी कि मैं ड्रम ड्रिवन काउ थी, मैं एक भोली भाली गाय की तरह थी, इसीलिए तो आप लोग मेरी शादी इस बेदिल इंसान से करना चाहते थे जिसके पास दिल ही नहीं था। बट अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, मैंने हकलाना छोड़ दिया है, अब मैं अच्छे से बातें कर सकती हूँ। क्या आप मेरी बातों को और सुनना चाहेंगे। Bishambanath the grocer started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up closing song.
तो विशंबरनाथ जब अपनी पार्टी को वापस लेकर शादी छोड़ के जाता रहता है, तो जो बैंडमैन रहते हैं ना, जो ब्रास बैंड पार्टी वाले जो रहते हैं, जो गाने वगैरह बजाते हैं, उन्हें लगता है कि सेरेमनी कंप्लीट हो गई है और वो क्या करते हैं, फिर से गाना बजाना स्टार्ट कर देते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। रामलाल एक जगह पे ग्राउंड पे अपने ज़मीन पे खड़े रह जाता है शांति से, उसका जो सर रहता है वो झुका हुआ रहता है और जो ऐसा लग रहा था जैसे उसके मतलब सर पे कितना भारीपन आ गया था, उसको सिर्फ बेइज्जती महसूस हो रही थी और उसे शर्म आ रही थी। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो अग्नि जो जल रही थी, जहाँ उन्हें फेरे लेने थे, धीमे धीमे वो आग भी बुझ जाती है। एवरीवन वाज गॉन। रामलाल turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" इसका पिता कुछ टाइम बाद भोली की तरफ जाता है और उसे कहता है, अब तुम्हारा क्या होगा, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा, अब हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ। एंड सुलेखा said in a voice that was calm and steady, फिर सुलेखा बहुत शांति के संग एक बात को कहती है, अपने पिताजी के सामने रखती है, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट इट दैट राइट मैम। वहाँ पर उसकी टीचर भी आई रहती हैं, तो वो अपने पिताजी से कहती है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जब आप बुढ़ापे की तरफ पहुँचेंगे तो मैं आपका और मम्मा दोनों का ख्याल रखूँगी और मैं उसी स्कूल में जाके पढ़ाऊँगी जहाँ मैं खुद पढ़ी थी। क्या ये नहीं सही होगा मैम? The teacher had all along stood in a corner watching the drama. Yes, Bholi, of course, she replied, and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. उसकी टीचर भी रहती है तो उसका साथ देती हैं और कहती हैं कि हाँ हाँ भोली, ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है, और उनके चेहरे पे एक हंसी रहती है, एक स्माइल रहती है, एक संतुष्टि रहती है। जैसा कि जब कोई एक आर्टिस्ट एक पेंटिंग को बनाता है, उस पेंटिंग को कंप्लीट करने के बाद जो उसे संतुष्ट महसूस होता है कि वो कंप्लीट हो गई उसकी पेंटिंग, वही संतुष्ट इमोशंस कहीं ना कहीं हमें टीचर के चेहरे पे ही देखने को मिला। तो ओवर एंड ऑल स्टोरी बस इतनी थी। जो हमने चीज़ें जो स्टोरी के द्वारा हमने सीखी वो यही थी, डैट एवरी गर्ल शुड स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, और जितनी भी चीज़ हो सके हमें अपनी बातों को कहने का अधिकार है, हमें मौका मिलता है, हमें उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी बातों को समझदारी के संग पूरे अच्छी तरीके से हमें पेश करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस स्टोरी एंड आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।